दहशत गर्द हालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे और हम खेतों में से गुजरते हुए एक पक्की सड़क पर आ गए जो एक करीबी शहर को जाती थी। मैं उस शहर का नाम नहीं बताऊंगा। हमने उस शहर से गुजरात जाने वाली ट्रेन पकड़ी और गुजरात पहुंच गए। यहाँ से वो गांव जहां उसकी वालदा के रिश्तेदार रहते थे कोई 15-20 कोसों के फासले पर वाक़ था। दोपहर हो चुकी थी। हमने गुजरात के रेलवे स्टेशन के बाहर एक होटल में खाना खाया और लारी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। लड़की पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में आकर बेहद खुश नज़र आने लगी थी। रास्ते में उसने जितनी तकलीफ़ें और मुसीबतें उठाई थीं उसका ज़रा बार भी उसके चेहरे पर असर बाकी नहीं रहा था। मुझे याद है पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद उसने एक गांव की सफ़ेद मीनारों वाली मस्जिद देखी तो सिखों की तरह उसकी तरफ हाथ जोड़कर सलाम किया था। मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और कहा था कि वह मुसलमान है और मुसलमान मस्जिद को देखकर हाथ जोड़कर सलाम नहीं करते। उसके बाद उसने ऐसा तो नहीं किया था, मगर जब किसी मस्जिद को देखती तो उसके मुंह से बेइख्तियार निकल जाता, अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ। गुजरात से लारी छोटी सड़क पर पड़ गई थी। दोनों तरफ हरे भरे खेत नज़र आ रहे थे। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। फसलों को देखकर लड़की का चेहरा खिल उठा था। कहने लगी, पाकिस्तान कितना सोना है, ये अब मेरा वतन है। या अल्लाह, अल्लाह मियाँ, मैं तेरा किस ज़ुबान से शुक्र अदा करूं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, वीर जी, इस वक्त मेरी माँ की रूह जन्नत में बड़ी खुश हो रही होगी। 1.5 घंटे में हम लड़की के गांव में पहुंच गए। ये छोटा सा बड़ा खुशहाल गांव था। उसका नाम लड़की ने मुझे बता दिया हुआ था, जो मैं यहाँ जाहिर नहीं करूँगा। छोटा सा गांव था। हमने खेतों के बाहर एक आदमी से लड़की की वालदा के रिश्तेदारों का नाम लेकर उनसे मकान का पता पूछा और कुछ देर बाद हम एक साफ़ सुथरे सहन वाले कच्चे मकान के बाहर खड़े थे। सहन में एक औरत ज़मीन पर दरी बिछाकर बैठी लिहाफ को नगंदे लगा रही थी। एक जवान आदमी कोने में भैंस के लिए चारा बना रहा था। एक बूढ़ा आदमी मकान के बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। हमें लिहाफ के नगंदे लगाने वाली औरत ने सबसे पहले देखा और मेरी तरफ देखकर ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा, पुत्र, किसको मिलना है तुमने? मैंने लड़की की वालदा के मर्द रिश्तेदार का नाम लेकर पूछा। बहन जी, उनका घर यही है। वो बोली, घर तो यही है, अंदर आ जाओ पुत्र। जवान आदमी जो भैंस के लिए चारा बना रहा था वो धोती से हाथ साफ करता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। बरामदे में जो बुजुर्ग हुक्का पी रहा था वो भी हमें देखने लगा। औरत ने जवान मर्द से कहा, सिराज पुत्र, इनके लिए चारपाई डाल, तुम्हारे ताया जी के मिलने वाले हैं। हमारे लिए चारपाई डाल दी गई। हम उस पर बैठ गए। मकान की कोठरी से भी एक जवान लड़का निकल कर आ गया। बूढ़ा भी हुक्का वहीं छोड़कर हमारे करीब आकर दरी पर बैठ गया। तुम कौन हो पुत्र? बूढ़े ने पूछा। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। ये लड़की कौन है? मैंने कहा, ज़रा सांस ले लूं चचा जी, अभी बताता हूँ। उन्होंने हमें दूध पिलाया। लड़की मेरे पास बैठी उस घर की दरो दीवार को और उन लोगों को इस तरह खुश होकर देख रही थी जैसे जेल से छूटकर कैदी अपने घर में आ जाता है। दोनों जवान लड़के भी अपनी माँ के पास, जो लिहाफ नगंद रही थी, दरी पर बैठ गए थे। औरत ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और मेहरदीन तुम्हारा क्या लगता है? मेहरदीन मैंने फ़र्ज़ी नाम लिख दिया है। जिस आदमी के घर में हम आए थे उसका असली नाम कुछ और था। मैंने उन लोगों की तरफ एक निगाह डालकर आहिस्ता से लड़की की माँ का नाम लेते हुए पूछा, आप जीना बीबी को जानते हैं? उसका नाम सुनकर सबके चेहरे एकदम खामोश हो गए। लड़की उन लोगों को बड़ी इश्तियाक की नज़रों से तक रही थी, जैसे वो अभी ये कहकर लड़की को गले लगाएंगे कि ये हमारी बहन जीना की बेटी है। औरत ने अपने बूढ़े खामद की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे भाई की बेटी का पूछ रहे हैं? फिर उसी औरत ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, बेटा, मेरे खामद के भाई की एक बेटी जीना ज़रूर थी, मगर वो तो अपने सारे कुंबे के साथ फसादात में सिखों के हाथों कत्ल हो गई थी। इस बात को कितने बरस गुजर गए हैं। बूढ़ा कहने लगा, हमने मुहाजिरीन के सारे कैंपों में उन्हें तलाश किया था मगर कहीं नहीं मिले थे। फिर उनके गांव में एक आदमी ने उन्हें बताया कि जीना बीबी अपने घर वालों के साथ जिस काफिले में पाकिस्तान आ रही थी उस पर हिंदू सिखों के एक जत्थे ने हमला करके उन सब को शहीद कर दिया था। मैंने कहा, यह बिल्कुल ठीक है। सिखों ने काफिले पर हमला भी किया था और जीना बीबी के घर के सारे लोग मारे भी गए थे, मगर जीना बीबी बच गई थी। बच गई थी? जवान आदमी ने हैरत से पूछा। हाँ, मैंने कहा, उसको एक सिख उठाकर ले गया था
उस सिख ने जीना बीबी से शादी कर ली थी और ये लड़की जीना की औलाद है। इस लड़की के वालदा जीना बीबी ने उसे तुम लोगों का पता बता दिया था और मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने लड़की की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और शिद्दत जज्बात से होंठ कपकपा रहे थे। फिर वो बोलने लगी। उसने अपनी वालदा का सारा हुलिया और उसकी आदतें, उसका रंग रूप बयान किया और कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि जब बड़ी हो जाओ तो सिखों में ना रहना, यहाँ से भागकर पाकिस्तान मेहर दिन अपने ताया के घर चली जाना। उस घर के सारे फर्द हैरत से मुंह खोले लड़की की कहानी सुन रहे थे। जब लड़की ने अपनी अलमनाक कहानी ख़त्म की और कहा, ये मेरा भाई मुसलमान है, जब मैं सिखों के घर से पाकिस्तान जाने के लिए भागी तो ये मुझे मिल गया। इसने मेरी बिपता सुनकर कहा कि तुम मेरी बहन हो, मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम्हें भी पाकिस्तान ले चलूँगा और अब मैं आपके पास आ गई हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए ताकि मैं सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करती रहूं। लड़की के मुंह से चरणों और सेवा के अल्फाज बेइख्तियार निकल गए थे। आखिर वो सिखों के माहौल में जमी पली थी। सब घर वाले लड़की को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजनबी लड़की हो। सिर्फ बूढ़े आदमी ने उठकर लड़की के सर पर हाथ रखा तो जवान लड़के ने उसे झटक कर पीछे करते हुए कहा, अब्बा तुम ये क्या कर रहे हो, हमें क्या पता ये लड़की कौन है। फिर उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब आपके पास क्या सबूत है कि ये लड़की हमारे ताया की बेटी है। मैंने कहा, मेरे पास कोई तहरीरी सबूत तो नहीं है और मैं इसकी शहीद माँ की रूह को भी गवाही देने के लिए यहाँ नहीं बुला सकता। ये तो आप पर मुनहसर है कि आप इस लड़की को अपना खून समझते हैं या नहीं समझते। दूसरे जवान आदमी ने भड़क कर कहा, यह हमारा खून नहीं है, पता नहीं किस सिखड़े की औलाद है, तुम भी मुझे कोई फराडिये लगते हो। इससे पहले कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं, बेहतर है कि तुम इस लड़की को लेकर हमारे घर से निकल जाओ। ये बड़ी बेइज्जती की बात थी। इस बार तो मेरा भी खून खोल गया। लड़की का चेहरा फक हो गया था। उसे अपनी वालदा के सगे रिश्तेदारों से इस गैरों से भी बदतर सलूक की तवक्का नहीं थी। मैंने उस जवान आदमी को बड़े तहम्मुल के साथ कहा, भाई साहब आप लोग इतनी जल्दी ये फैसला ना करें। अगर आपने इस लड़की को कबूल ना किया तो फिर इसके लिए कोई ठिकाना। दूसरा आदमी फट पड़ा, हम अंधे काने बहरे नहीं हैं कि यूं ही किसी ऐरी गैरी लड़की को अपनी तायाजाद बहन की बेटी समझकर घर में बिठा लें। तुम अभी इसी वक्त इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमारे गांव में इज्जत आबरू है, हम किसी सिख की औलाद को नहीं पाल सकते। जाओ, ले जाओ इसे। लड़की अपना मुंह हाथों में छुपा कर रोने लगी। मैंने एक बार फिर उन लोगों को कायल करने की कोशिश की, मगर उस घर पर जवान लड़कों की हुकूमत थी। बूढ़ा मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने लड़की से कहा, बहन मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें ठुकरा दिया है, हम उसके रिश्तेदार नहीं हैं। पहले जवान लड़के ने ऊंची आवाज़ में कहा। मैं उसे सबक सिखाने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा। वो मेरे बोलने का मकाम नहीं था। लड़की ज़ारों कतार रोए जा रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, उठो मेरी बहन, अल्लाह मालिक है। उसने उठने के बाद अपना सर मेरे बाजू के साथ लगा दिया और ज़ारों कतार रोती हुई मकान से बाहर निकल आई। मैंने लड़की से कहा, बहन तुम्हारा रोना अब यहाँ कौन देखेगा, किसी पर असर नहीं होगा। ये लोग तुम्हारी वालदा के रिश्तेदार बड़े संगदिल लोग हैं। लड़की आंसू पूंछते हुए बोली, मेरे वीर जी अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। और एक बार फिर उसके आंसू बहने लगे। मैं भी जज्बाती हो गया था। मैंने उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, बहन ये मत कहो कि तुम्हारा कोई नहीं रहा, मैं तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा हूँ, तुम क्यों फ़िक्र करती हो। लेकिन लड़कियों ने सारी उम्र भाइयों के पास नहीं रहना होता, उन्हें अपना एक अलग घर बसाना होता है, एक नई इंसानी नस्ल चलानी होती है, एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखनी होती है। ये सारी बातें हर लड़की के तहतुल अशूर में होती हैं और वो गैर शऊरी तौर पर उसी अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए सारी उम्र जद्दोजहद करती रहती है। लड़की बेचारी पर जो गम का पहाड़ टूट पड़ा था वो अपनी जगह पर था, मगर मैं भी सख्त उलझन में फंस गया था। कुछ समझ नहीं आता था कि अब मैं उस लड़की को कहाँ ले जाऊँ, उसका हाल किस तरह बाइज़्ज़त तरीके से गुजर सकेगा, उसका मुस्तकबिल कैसे महफूज होगा। आखिर एक ही तरीक़ाकार मेरी समझ में आया। उस ज़माने में लाहौर में बेआसरा ख़वातीन का अदारा अपवा कायम हो चुका था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ये लड़की आफ़ियत और इज़्ज़त आबरू के साथ रह सकती थी। ये अदारा ऐसी बच्चियों की शादी भी करा देता था। मैंने लड़की से उस वक्त उस बारे में कोई जिक्र न किया। गांव से निकलकर हम खेतों में चले जा रहे थे। मैंने लड़की को हौसला देने की कोशिश की और कहा कि सब रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, उनके सलूक पर तुम दिल छोटा ना करना। फिर मैंने उसे अपवा के बारे में तफसील से बताया और कहा कि वहाँ दूसरी औरतें भी रहती हैं
اور سلائی کڑھائی کا کام بھی سیکھتی ہیں، پھر کہیں نہ کہیں ملازمت کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لڑکی خاموش تھی۔ رشتہ داروں کے گھر سے مایوس ہو کر نکلنے کے بعد اس کے ہونٹوں کو خاموشی کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سرد آہ بھرتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر سر جھکا کر خاموشی سے چلتی رہتی۔ میں نے سوچا کہ ساری کی ساری امیدیں چکنا چور ہو گئی ہیں، اسی وجہ سے وہ چپ تھی۔ لاہور چل کر جب میں اسے اپوا کے ادارے میں لے جاؤں گا تو وہ وہاں کا ماحول اور دوسری عورتوں کو کام کرتے دیکھ کر اس کا مایوسی کا موڈ تبدیل ہو جائے گا۔ ہم سڑک پر اس جگہ آ گئے جہاں ہم لاری میں سے اترے تھے۔ میں اس کے دل سے مایوسی کے اندھیرے دور کرنے کے لیے اپوا کے خوشگوار ماحول کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو چپ سی لگ گئی تھی، سوائے ہوں ہاں کے زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ہمیں سڑک کے کنارے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، کوئی لاری نہ آئی۔ ایک کسان ادھر سے گزرا تو میں نے اسے پوچھا، گجرات جانے والی لاری کب آتی ہے؟ اس نے کہا، لاری کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ لوگ اسٹیشن پر جا کر گاڑی کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ وہ سامنے ہی اسٹیشن ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے، یہاں فضول انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے لڑکی سے کہا، چلو ٹرین پکڑ لیتے ہیں۔ شاید گاڑی گجرات سے ہو کر سیدھی لاہور جا رہی تھی۔ ہم اس طرف چلے جس طرف کسان نے اشارہ کیا تھا۔ ادھر درختوں کے پیچھے ریلوے لائن تھی۔ ہم ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ فاصلے پر کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا جس کا سگنل کا کھمبا دور سے نظر آ رہا تھا۔ ایک ٹرین بھی اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ ہم لائن کے ساتھ جو پٹری بنی تھی اس پر چلتے جا رہے تھے۔ ٹرین کے انجن نے 2-3 بار سیٹی دی اور ٹرین اسٹیشن سے چل پڑی۔ ٹرین ہماری طرف آ رہی تھی، شاید یہ راولپنڈی جا رہی تھی۔ میں نے لڑکی سے کہا، پٹری سے نیچے آ جاؤ، ٹرین آ رہی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دور سے آہستہ آہستہ آتی ٹرین کو دیکھا اور میرے پیچھے پیچھے پٹری سے نیچے آ گئی۔ نیچے جھاڑیوں میں ایک جگہ پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی۔ ہم اس پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ ٹرین قریب آ رہی تھی۔ لڑکی ٹرین کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بالکل محسوس نہ کیا کہ لڑکی مجھ سے ذرا پرے ہونے لگی ہے، یعنی وہ ان جھاڑیوں کی طرف ہو کر چل رہی تھی جن کے اوپر ذرا سی چڑھائی پر ریلوے لائن تھی۔ میرا دھیان بھی ٹرین کی طرف تھا۔ یہ ڈیزل انجن والی ٹرین تھی اور اس کی رفتار اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ابھی ہلکی تھی۔ انجن بہت بڑا تھا۔ جیسے ہی انجن ہم سے تھوڑے فاصلے پر آیا تو قدرتی طور پر میں پگڈنڈی سے ذرا پرے ہٹ گیا۔ میں نے لڑکی سے کہا، اس طرف آ جاؤ، لیکن لڑکی ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ایک طرف ہونے کی بجائے تیزی سے ڈھلان چڑھ کر ریلوے لائن کے پاس گئی۔ انجن اب سر پر آ گیا تھا۔ لڑکی نے ایک چیخ ماری اور اپنے آپ کو انجن کے آگے گرا دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ میں لڑکی کو دوڑ کر پکڑ نہ سکا۔ ٹرین کو ایک دم بریکیں لگی اور ٹرین رکنے لگی۔ میں دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا انجن نے لڑکی کے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے تھے۔ وہاں شور مچ گیا۔ عورت ٹرین کے نیچے آ گئی ہے۔ ایک دم جیسے میں ہوش میں آ گیا۔ میں دوڑ کر انجن کے پاس گیا۔ انجن لڑکی کے جسم کے ٹکڑے اڑاتا ہوا کچھ دور آگے جا کر رک گیا۔ میں نے ٹرین کے ایک ڈبے کے نیچے ریلوے لائن پر خون اور انسانی جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے دیکھے۔ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ انجن میں سے ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور نکل کر میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو میرے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تمہاری کون تھی؟ اس نے خودکشی کیوں کی؟ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جاؤ۔ ڈبوں میں سے اتر کر مسافر وہاں جمع ہو رہے تھے۔ میں بے حس و حرکت زمین پر سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ٹرین میں پولیس کے 4-5 سپاہی بھی سفر کر رہے تھے۔ انجن ڈرائیور نے پولیس کانسٹیبل کو بتایا کہ عورت نے خودکشی کی ہے، اس نے اپنے آپ کو انجن کے آگے گرا دیا تھا۔ یہ عورت اس آدمی کے ساتھ آ رہی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔